हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। लास्ट सेगमेंट पे हम लोग ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे सीबीएसई एग्जाम पैटर्न के हिसाब से और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम इस सेगमेंट में ज्योग्राफी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे हम प्रिपेयर कर लें ताकि एग्जाम में हमें थोड़ा ईज हो। एज वी ऑल नो कि इस बार सेगमेंट्स थोड़े चेंज हो गए हैं, हर सब्जेक्ट का एक सेगमेंट है, तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर सब्जेक्ट बहुत इक्विटेबल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहा है, ठीक है। सो देर आर सर्टेन फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन ज्योग्राफी, सो लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहला वेरी फर्स्ट आ जाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी भी टू मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्कर्स में आ सकता है, इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बेसिकली 2 या 3 मार्क्स में तो आता ही है, ठीक है। सो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब याद ही होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है? तो ये आंसर है, इसमें हम स्टार्टिंग में सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखो कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस और इज अ सिस्टम वेयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। जब डेवलपमेंट प्लेस रहता है, जब डेवलपमेंट होता है, fulfilling the needs of the present generation and not compromising the needs of future generation, right? So development should take place in such a manner, in such a way that it is fulfilling the needs of present generation and in fact it is not compromising the need of future generation, right? तो अब यहाँ पे आप ये डेफिनेशन लिख दो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट fulfilling need of present generation, not compromising future generation needs, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो फ्यूचर जनरेशन का। ये हमने एक वो लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 मार्क्स का या आधा मार्क्स का, ये अपना स्टार्टिंग हो गई। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेसेसरी, व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। तो आप लोग उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, कि व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। तो कुछ एक कौन सा पॉइंट अपन लिख सकते हैं? पहला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स डिप्लीशन को खत्म करता है ना। रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है? जो रिसोर्स हम लोग बहुत ही कम है हमारे पास और जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्स डिप्लीशन को कम करेगा जब हम ऐसा सोचेंगे कि रिसोर्स को इस तरह से यूज करना है कि उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव वे से यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। तो रिसोर्स डिप्लीशन को रिड्यूस करता है और एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है रिसोर्स का, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी बिकॉज फर्स्ट इट रिड्यूसेस द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स एंड इट प्रमोट्स द इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो कि हम लोग ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके कर दिया है, और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से रैपिड अर्बनाइजेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है, जो क्लाइमेट चेंज हमने कर दिया है, ठीक है, उसको वापस से रीस्टोर करने में, ठीक है, उसको वापस से रीस्टोर करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी हेल्प करेगा,
ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी हेल्पिंग अस टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट वी आर डूइंग बाय डूइंग रैपिड अर्बनाइजेशन, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट को हम लोग बल्क में कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट में वो बहुत ही हीनियस पड़ रहा है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, रिसोर्स डिप्लीशन को क्या करेगा, सही करेगा, ठीक है, मतलब कम करेगा, जिससे हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेगा, इस तरह का डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ, मतलब हम आज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि हम आज चीजें सेव करने ऐसे करेंगे या इफेक्टिव यूज नहीं करेंगे, हम आने वाली जनरेशन के लिए भी सोच रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू राइट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इंक्रीज हो जाएगी जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, राइट। क्योंकि जब हम रिसोर्स को सेव करेंगे, रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज करेंगे, तो क्या होगा, सर्टेनली हर इंसान की लाइफ चेंज होगी, रिच पुअर में गैप कम होगा, रिच एंड पुअर में गैप कम होगा, गैप विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा गैप। नाउ लास्ट में क्या लिखोगे, ऐसा लिख सकते हो लास्ट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ बैलेंस अप्रोच, जहां पे ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और ग्रोथ, रिच और पुअर का गैप, सब कुछ ध्यान में रख के डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। हमारी जनरेशन की नीड्स तो चलेंगी, लेकिन अगर कोल और पेट्रोलियम को आपने इस तरह से यूज किया कि आने वाली जनरेशन को कोल के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ अवेयरनेस ही नहीं हुई, right, so this is what we are preserving, we are preventing through sustainable development। 1992 में इसको ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा जस्ट रियो समिट के बाद लाया गया था, ये आइडिया इसीलिए लाया गया था जिसकी वजह से क्या हो, पूरे देश में, पूरी कंट्रीज में, हर नेशन में ये बात रहे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके बहुत सारा चीजें गड़बड़ कर दी है, और इवन आज भी कर रहे हैं। हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें अगर, ठीक है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ठीक है, उसको प्रिवेंट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि ये सारी चीजें हम प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको 4 पॉइंट लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूडिंग उसमें ये भी यही लिख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट आंसर इज। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद ही कर लेना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मतलब फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, ये तो एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, रीन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स आर दोज थिंग्स या जो भी एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, फॉर एग्जांपल एनीथिंग which is satisfying our need, for example what air it is letting us to breathe, right? So anything that is satisfying, that is able to do something for us, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिसोर्स, ठीक है। अब रिसोर्स में ना देयर आर 2 डिफरेंट काइंड, वैसे तो बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट चीजें रिसोर्स का वो है, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, बट मेन इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है थोड़ा सा रिपीटेडली आती है। एक और इम्पॉर्टेंट है, आप ओनरशिप पे थोड़ा सा, ओनरशिप पे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ओनरशिप इंडिविजुअल, इंटरनेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, ठीक है, तो उसमें एक इंटरनेशनल और नेशनल रिसोर्स, मतलब तो EZ
मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, तो वो वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। सो ये थोड़ा सा एक ब्रश ऑफ वहां पे भी कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। नाउ सो रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो कि रिप्लेनिश हो सकता है, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स है, आप इसको थोड़ा सा लाइन से लिख सकते हैं, जैसे कि द रिसोर्स विच कैन बी रिप्लेनिश्ड रिप्रोड्यूस्ड थ्रू केमिकल, मतलब केमिकली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है, मैकेनिकली, मतलब हर टाइप के कली, ठीक है। सो केमिकली, बायोलॉजी, फिजिकली एंड मैकेनिकली द रिसोर्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और replenished, they are known as renewable resource, right? But on the other hand, non renewable resources are not replenishable, ठीक है, क्योंकि दे विल बी एग्जॉस्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, नॉट गेट इजीली मेड और फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड विल बी द राइट वर्ड, ठीक है, तो इजीली फॉर्म्ड नहीं होते, ठीक है, नॉन रिप्लेनिशेबल है, बहुत फटाक से, बहुत आराम से, साइकिल नहीं है उनका, ठीक है। इधर यहाँ पे देखो, जैसे वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल या प्लांट का ग्रोथ, ये क्या है, थोड़ा सा कम टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन कोल और पेट्रोलियम, अगर कोल और पेट्रोलियम हम बनाने चलेंगे तो क्या हम बना सकते हैं? नहीं, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट द इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। सो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो? अवेलेबिलिटी कैसी है, इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, इसकी अवेलेबिलिटी है अनलिमिटेड, ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी है लिमिटेड, ठीक है। ये तो बहुत ही बचपन का सवाल है, राइट, ठीक है। फिर इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कि ये क्लीन फ्यूल्स, क्लीन वाले एनर्जी है, ठीक है, क्लीन एनर्जी है, फ्यूल है और रिसोर्स है, ठीक है, क्लीन रिसोर्स है, ठीक है। लेकिन ये नॉट, दिस इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लीड करता है, ठीक है। यहाँ पे एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे कि कार्बन एमिशन होता है, कार्बन एमिशन, ठीक है, कार्बन एमिशन हो रहा है। फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जाती है एटमॉस्फेयर में, जो कि क्या करता है, इवेंचुअली एटमॉस्फेयर को हार्म करता है, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स। उसके बाद एग्जांपल्स आप पूरा लिख दो, क्या क्या है रिन्यूएबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, विंग लिख दिया, सॉरी, विंड एनर्जी, वाटर, ठीक है, फॉरेस्ट, ओके, मिनरल्स, नहीं मिनरल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, देन उसके बाद नेचुरल गैस एटसेट्रा, ठीक है। देयर आर डिफरेंट रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बॉक्स बना के भी लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में लिख के आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका आंसर जो है ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। हर आंसर के बाद एक प्रॉपर लाइन खींच दो, एक दो आंसर्स के बीच में, दो क्वेश्चंस के बीच में एक प्रॉपर डिवीजन दे दो, ठीक है। थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव वे में करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे ये एक टॉपिक लिखा तो उस पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। सो कम आपके पास पॉइंट, अगर पॉइंट की कमी होगी तो भी आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, अपीलिंग लगेगा, और आपके पास पॉइंट ज्यादा भी है तो भी आपका आंसर तो अल्टीमेटली लगेगा ही अपीलिंग, राइट। सो दिस इज इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर का। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है,
कुछ ओनरशिप बेस्ड रिसोर्स रहेगा, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ना एक ये चीज है कि थोड़ा क्रॉप्स के बारे में पता हो, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पता हो, ओके। देन इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है, जिसके अंदर लगभग सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ 3 से 4 चीजें इस चैप्टर में प्रिपेयर कर लोगे तो इवेंचुअली इट विल बी प्रॉफिटेबल टू यू, ठीक है। सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो अब हमें पता है एग्रीकल्चर प्लेज एन पाइवटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रधान देश है, बोलते हैं ना कृषि प्रधान देश है हमारा देश, ठीक है। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लेवल पे हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर स्टार्ट करो ऐसे बढ़िया से। एग्रीकल्चर होता क्या है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या होता है, क्रॉपिंग, लार्ज स्केल क्रॉप करना, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रॉप को उगाना, ठीक है। तो वो पूरा डेफिनेशन आपने लिख दी एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर बताओगे कि इट इज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, थ्रू मेनी वेज, ठीक है। फर्स्ट समझ लो, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर, दैट मीन्स हेवी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। अराउंड 50% से लगभग लोग यहीं पे एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इंडिया में इसलिए और ज्यादा हो जाती है और इंडियन इकोनॉमी के लिए इसलिए और ज्यादा हो जाती है क्योंकि इट इज अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, फीडर है, फीडर इंडस्ट्री है, मतलब फीडर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फीडर इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो रही है, क्योंकि ये दूसरे इट इज प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, सो यहाँ पे लिख देना क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। सो इट इज प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, मटेरियल्स टू अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सो ये लिख दिया आपने कि भाई ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इट इज अ प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल टू अनदर, इट इज अ फीडर इंडस्ट्री, राइट, ठीक है। इंटरमीडिएट इंडस्ट्री के लिए हो या फाइनल प्रोडक्शन के लिए दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाना हो, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए टर्शरी एक्टिविटीज का यूज करना हो, इट इज फीडर टू एवरी सिंगल इंडस्ट्री, राइट। सो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा आ जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज है जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं हम, एग्रीकल्चर इज व्हाट, इट इज सप्लायर, सप्लायर तो लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हो सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर जब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है तो जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री को भी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। अराउंड 14%, 14 to 16% जीडीपी इसका कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, ठीक है। हाउएवर कमिंग ऑफ दिस द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर इन द टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चर की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, हल्की सी जीडीपी के ग्रोथ में
कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा कम हुई है वैल्यू, लेकिन वी कैन नॉट से दैट इट इज रियली वेरी लो या ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करता. हाउएवर इट इज अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, इट कंट्रीब्यूट्स ओनली दिस अमाउंट. ठीक है, क्योंकि कई सारी ऐसी सब्सिडीज होती हैं, ऐसे बहुत सारे टैक्सेशन के सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये जीडीपी का जो सिस्टम है वो थोड़ा क्या होता है, अफेक्ट होता है. राइट, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन पे जो जो तुम्हें पॉइंट याद है, लेकिन ये 3 पॉइंट मस्ट हैं, इसको लिखना ही है. इसके बाद स्टार्टिंग आप इसी पॉइंट से करें, उसके बाद आपको जो भी छोटे मोटे 1-2 लाइन के पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप उसको लिखते. ठीक है, हमेशा याद रखना कि whenever you are writing answer, whenever you are starting your answer, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाला. ठीक है, सो तब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में लिखो. ठीक है, उसके बाद आपको जो भी यहाँ वहाँ के पॉइंट्स आ रहे हैं जो आप थोड़ा सा मिसलेनियस काइंड ऑफ हेडिंग में डालना चाहते हो उसको एंड में करो. ठीक है, स्टार्टिंग में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो. ठीक, उससे क्या होगा कि जब अपन चेक करते हैं तो हम देखते हैं नहीं इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं बच्चे को, देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ठीक है उसने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़े अपने पीओवीज भी रखे हैं. ठीक है, सो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको एंड में ऐड करो, यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐड करना कि आपके हिसाब से एग्रीकल्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके हिसाब से एग्रीकल्चर उसलिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, स्टार्टिंग में पहले मेन डेटा रखो उसके बाद. ठीक है, ओके, तो आई होप ये भी समझ में आया. चलो नेक्स्ट चलते हैं. डिस्क्राइब द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे बहुत उम्मीद है, होप है कि आप सब लोग ने अभी तक क्रॉपिंग पैटर्न्स तो लर्न कर ही लिए होंगे, रट लिया होगा इन फैक्ट. राइट, सो कुछ नहीं है, क्रॉपिंग पैटर्न में खरीफ है. ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. ठीक है, इंडिया लार्ज कंट्री है, स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. ठीक है, विथ ह्यूज पॉपुलेशन एंड विथ डिफरेंट प्रेफरेंसेस ऑफ फूड. ठीक है, जिसकी वजह से टू फीड क्या होता है, डिफरेंट सीजन्स में हम देखते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, हर सीजन का अपना एक महत्व है, हर सीजन की अपनी एक प्रोमिनेंस है कि वो डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ठीक है, और इनफैक्ट वी सी डिफरेंट रीजन आल्सो ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप. ठीक है, सो खरीफ क्रॉप लिख लो, रबी क्रॉप लिख लो. ठीक है, फिर ज़ैद क्रॉप लिख लो. इंडिया फॉलोज इंपॉर्टेंट एकदम प्रोमिनेंटली, India follows 3 type of cropping patterns, 3 type of agricultural season. These are Kharif, these are Rabi and Zaid. ठीक है, खरीफ क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून में सो किया जाता है. सोइंग कब होती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून. ठीक है, वहीं इसकी सोइंग कब होती है, समर्स के स्टार्टिंग्स में. ठीक है, समर्स के स्टार्ट्स में इसका सोइंग होता है, वहीं इसका सोइंग होता है बीच में स्प्रिंग सीजन्स में, लगभग कहीं बिटवीन मिडिल ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड जो होता है विंटर्स और समर्स का, उस ट्रांजिशन पीरियड में इसको ग्रो किया जाता है. ठीक है, फिर आपको लिखना है कि हार्वेस्टिंग कब होती है, लिख दो हार्वेस्टिंग कब होती है, ऑनसेट ऑफ समर. ठीक है, समर के स्टार्टिंग लगभग मार्च टू अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इसको सो कब किया जाता है, जून जुलाई में सो किया जाता है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इसको सो कब करते हैं, इसको सो लगभग करेंगे अप्रैल मार्च में और इसका हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में. ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है. ठीक है, अब मतलब हाँ, ऑनसेट ऑफ समर इसमें भी सितंबर अक्टूबर तक इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेजरली सितंबर अक्टूबर तक रबी क्रॉप्स को हटाया जाता है ताकि नवंबर दिसंबर में हमारा ये खरीफ क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स को कर लिया जाए. ठीक है, देन उसके बाद ज़ैद में आ रहा है. ज़ैद में क्या होता है कि बहुत ही छोटा सा मंथ होता है, 2-3 मंथ का गैप होता है, उसी में आपको उगाना रहता है. ठीक है, तो सोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों सेम
पीरियड में ही हो जाती है, ठीक है, मतलब कुछ 2 मंथ्स का गैप होता है, ठीक है, 2 मंथ्स का गैप होता है, ठीक। नाउ डिफरेंट क्रॉप्स क्या है, कौन कौन सी क्रॉप होती है, वो ले लो अपना। खरीफ में पैडी होता है, ठीक है, ज्वार होगा, बाजरा होगा, ग्राउंड नट्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, इतने ये लिख दो, ठीक है। देन रबी क्रॉप्स में क्या होगा, वीट, बार्ले एटसेट्रा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मस्क मेलन, ठीक है, मेलन, वाटरमेलन, और थोड़ी थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर बहुत आता है इस वक्त, बहुत ज्यादा अच्छे से उगाया जाता है, ठीक है। सो दिस is the cropping pattern India follows, and these are different crops with different sowing season and different harvesting seasons. इतना सा आपको समझा देना है, you'll get good marks, ठीक है। सो ये यहाँ पे इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फैक्चुअल आंसर लिखना है इसमें, ठीक। सो आई होप अभी तक ये समझ में आ गया हो, और अगर अभी तक याद नहीं किया हो तो कम से कम इसका ये जो सेपरेशन है इतना ही याद कर लो, तो एटलीस्ट एग्जाम में आप सेंटेंस फॉर्म करके इसको बढ़ा चढ़ा के लंबा 2-4 आंसर लिख लोगे, ठीक है। सो मतलब ये क्या करना है, कुछ नहीं, ऑनसेट है तो बस आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट याद रखना है। अब आप अपने वो सेंटेंस फॉर्म करके लिखो, ठीक है, कि द खरीफ क्रॉप्स आर सोन on the onset of monsoon between this time period to this time period, ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। Okay, now next, what are the major challenges faced by Indian farmers, ठीक है। तो अब एक ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि challenges क्या है farmers के इंडिया में, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस देखी कि व्हाट इज एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, हाउ एग्रीकल्चर होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडिया, हाउ इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो वी सी in Indian economy agriculture stands at all, but now we are seeing certain challenges, ठीक है, certain challenges in terms of how farmer face different kind of adversities while practicing agriculture, right? So challenges क्या है भाई, despite being of अन्नदाता, we say मतलब our country says ourselves that we are अन्नदाता, ठीक है, the farmers are अन्नदाता and they are the food providers, right? But still we worship farmers, we say that they are the food providers to us, we should respect, but still these अन्नदाता faces significant amount of challenges, ठीक है। और ये significant amount of challenge कैसे स्टार्ट करोगे, आंसर ऐसे लिख दो कि despite of being अन्नदाता the food provider nation, the Indian farmer faces significant amount of challenges, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका आंसर का स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस, अब चैलेंजेस है क्या, पहला जो चैलेंज हमारा तो जो चैलेंज हमने देखा कि क्या बोलते हैं, इंडियन फार्मर्स और एग्रीकल्चर का जो प्रोज है वही हमारा थोड़ा सा कॉन्स भी हो जाता है, यानी वही हमारा थोड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। कैसे, देखो, लार्जेस्ट प्रोवाइडर है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर, ठीक है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होती है, पर बिकॉज ऑफ दिस फैमिली लोग सब लोग मिलके उसी एक छोटे से लैंड पे काम करते हैं, क्लेमिंग देम एज दे आर एम्प्लॉयड, ठीक है, पर वो कुछ फॉल्स एम्प्लॉयमेंट होती है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो देयर आर सर्टेन फॉल्स एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर मेकिंग द एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट 50% से ज्यादा है,
लेकिन जीडीपी में 16-14% ही ऐड कर रहा है एग्रीकल्चर। दैट मीन सर्टेन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जितने लोग एम्प्लॉयड हैं दे आर नॉट एबल टू मेक मच। इनफैक्ट एक और चीज है कि इसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इनकम तो ठीक है, लेकिन टैक्सेबल इनकम नहीं होती एग्रीकल्चर, राइट। सो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के टाइम पे। तो फॉल्स एम्प्लॉयमेंट इज अ चैलेंज। जैसे कि क्लेम करते हैं, क्लेम दैट इनफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, इनफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, ठीक है। फैमिली वाले 5 लोग हैं और इतने छोटे से लैंड में सबके सब बच्चा, बूढ़ा, माँ बाप, जो भी जितने भी फैमिली मेंबर है, सबके सब क्या कर रहे हैं, इसी लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। बच्चा तो काउंट नहीं होगा, लेकिन जो भी मेंबर है, फैमिली मेंबर, चाचा चाची, जो भी लोग हैं, ठीक है, तो वो सब लोग इसी लैंड पे काम कर रहे हैं, क्लेमिंग दैट दे आर एम्प्लॉयड, बट दे आर सर्टेनली नॉट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी से फॉल्स एम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे लैंड को तोड़ ताड़ के बनाया गया। कैसे? अब तोड़ ताड़ के कैसे बनाया गया? बहुत पूर्वजों की जमीन थी हमारे पास, बहुत ही कंसोलिडेटेड बड़ी बड़ी जमीनें थी, राइट। बट व्हाट हैपेंस एज द जनरेशन पासेस, एज दैट लैंड पासेस थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, व्हाट हैपेंस, the lands get divided into among the brother sisters, among the family, right? So what happens is the land is divided and it is cut into small pieces, right? Now it is always a point to remember that the agricultural productivity of a big consolidated land is more than the agricultural productivity of the small land holdings, okay? So you always remember that fragmented land will always have a less production, less agricultural productivity, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो लैंड है वो टूट गया, पीसेस में हो गया, लीडिंग टू स्मॉल होल्डिंग्स एंड लीडिंग टू लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और ऑन द टॉप ऑफ दैट इतने छोटे छोटे लैंड्स पे इतने सारे लोग लगे हुए हैं, मेकिंग देम द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, राइट। सो दिस इज द आयरनी, दिस वी कैन से द प्रॉब्लम, द कोर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर क्या हो सकता है, डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, ठीक है। अब देखो, जो रिवर्स के पास, जो पेरिनियल रिवर्स के पास लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, दैट इज वेयर द वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, वो लोगों को चैलेंज नहीं फेस करना पड़ेगा मॉनसून पे डिपेंडेंसी का। बट देयर आर डिफरेंट एरियाज, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर द वाटर रिसोर्स इज नॉट इवनली अवेलेबल, गेटिंग इट। सो दे डिपेंड ऑन व्हाट, मॉनसून। और मॉनसून क्या हो गए, अभी इरेटिक हो गए। इरेटिक मॉनसून मीन्स बहुत अनसर्टेन मॉनसून हो गया। अनसर्टेनिटी की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है, और जिससे फार्मर की इनकम भी अफेक्ट होगी। और दिस इज अ वेरी ग्रेट थ्रेट to farmers. There are lot of cases where we see farmers इस साल अच्छा उपज नहीं कर पाए, farmers are not able to produce the amount of crop, the amount of grains or whatever they, because of the erratic monsoon, ठीक है। अचानक से अच्छी खेती है और बारिश हो गई, बहुत जरूरत है पानी की तो बारिश हुई नहीं, right? So what happening is erratic monsoon, the uncertainty of monsoon is disrupting the growth of crop, the productivity of agriculture, okay, getting it? तो ये लिख दो ये पॉइंट। अब क्या लिख सकते हो, चौथा पॉइंट लिख दो, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। आउटपुट हमारा लो है, ठीक है, हम उगा रहे हैं, बढ़िया सी खेती उगा रहे हैं, लेकिन उससे हम जो पैसा मिल रहा है वो कम है। लेकिन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मशीनरीज और अदर
इंस्टीट्यूशनल और लॉजिस्टिक्स की जो नीड है वो तो बहुत ज्यादा है, और उसका प्राइस क्या है, प्राइस तो उसका ऑन द टॉप एकदम बढ़िया है, राइजिंग राइजिंग, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ द कॉस्ट और द प्राइस ऑफ द इनपुट इज मोर देन व्हाट वी गेट आफ्टर सेलिंग आर प्रोड्यूस, राइट। सो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द फार्मर, ठीक है। ये हाई कॉस्ट के चलते ही इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स भी नहीं, इनफॉर्मल क्रेडिट्स बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं इनफॉर्मल क्रेडिट। अब इनफॉर्मल क्रेडिट के चलते क्या हो रहा है प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट इनफॉर्मल क्रेडिट पोजेस high amount of interest on the loans that has been provided to farmers. Now farmers are unable to acquire more output, right, the more profitable outputs, and thus they have to pay the huge amount of interest plus the loan they have to pay. and इसी की वजह से हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि there was a data where बहुत ज्यादा farmers ने सुसाइड किया है, ठीक है। बहुत ही फ्लरिश वाले एरियाज में नहीं, बट एरियाज देयर दे हैव डिपेंडेंसी ऑन monsoon, where they have dependency on informal credit, ठीक है, and where there are small holdings, हम वहां पे देखते हैं कि farmers बहुत जल्दी सुसाइड कर लेते हैं because they are unable to fulfill their own needs, they are unable to fulfill और pay the loan, pay back the loan, ठीक है। और मॉनसून इन सब की अनसर्टेनिटी की वजह से क्रॉप का फेलियर हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। challenges faced by Indian farmers, challenges faced by cotton industries, challenges faced by the different industries, ये challenges वाला जो है ना ये important है, ठीक है। और इसको प्रिपेयर कर ही लेना, और इसको तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इंडियन फार्मर्स वाला, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मानसून इधर उधर होता रहता है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी ये रिपीटेड है, चैलेंजेस तो पूछेंगे आपको, एक क्रिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते ही, ठीक है। सो इसको इस तरह से आंसर आपको लिखना है, इस तरह से आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हेडिंग है, ठीक है, ये जो सब टॉपिक का जो हेडिंग है वो उसे आप याद रख लो तो सारा काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट लिख दिया ना तो अंदर की बात, जो अंदर का ये जो कंटेंट है वो तो आप बना ही लोगे, ठीक है। इतना तो मुझे भरोसा है, ओके। सो ये चीज तो याद रख ही लेना, बाकी तो अंदर की जो चीजें हैं वो आप लिख लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट चैप्टर ही है, क्वेश्चन नहीं है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, conventional resource, non-conventional resource that are the same as renewable resource, renewable and non-renewable, ठीक है। जैसे नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल है वैसे ही कन्वेक्शनल सोर्स है, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स है। बस एक चीज ये है कि आपको लिखना क्या है, कन्वेक्शनल सोर्स, यहाँ पे तो पहले लिख देती हूँ सेम, same as renewable ठीक है, सेम है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के जैसा सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। कन्वेक्शनल एनर्जी वो है जो एनर्जी हम लोग बहुत ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्शनल क्या है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, conventional source of energy are traditional source of energy, ठीक है, that is used traditionally, ठीक है, बहुत समय से हम उसको यूज कर रहे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फ्यूल वुड्स को, हमारे कौन से हैं फ्यूल वुड्स,
लाइक अपना वुड, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूल और कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है। ये क्या है, ये हम बहुत समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, कोल हम बना के यूज कर रहे हैं, कोल स्टीम इंजन में यूज हुआ करता था, ठीक है। फिर कोल आज भी यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। देन द फ्यूल वुड्स, पहले घर में चूल्हा बनता था तो लकड़ियां डाल के इस पे खाना बनता था, तो हमारे लिए फ्यूल वुड का काम करता था। लेकिन अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपने इसी का मॉडर्न वर्जन ले आया है, ठीक है। मॉडर्न वर्जन क्या हो गया, इसी पेट्रोल का पेट्रोलियम गैस ले आया आप, ठीक है। एलपीजी ले आया ना, नेचुरल गैस ले आया आप, ठीक है, नेचुरल गैस ले आए आप, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी ले आए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले आए, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स सोलर कुकर, जो कि हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मॉडर्न टाइम्स में हमने यूज करना शुरू कर दिया है, पर अब हम यूज नहीं करते, सॉरी, मॉडर्न टाइम्स में हमने यूज करना शुरू किया है, पहले हम यूज नहीं करते थे, ठीक है। नाउ नाउ कन्वेंशनल सोर्स थोड़े से पोल्यूशन वाले एनर्जी थी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी क्लीन एनर्जी हो जाती है। मतलब हम कहाँ चारकोल, कहाँ हम लोग लकड़ी को डायरेक्ट जला रहे हैं, कहाँ हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक। ये थोड़े से इनपुट कॉस्ट इनका या इनिशियल कॉस्ट इनका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जा सकता है, ठीक है। कोल ले लो, जितना ज्यादा कोल यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं हमें सोलर एनर्जी करने के लिए एक्सपेंसिव है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज एक्सपेंसिव टू अस बिकॉज इसका जो सेटअप कॉस्ट है वो ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इतना ज्यादा सेटअप कॉस्ट के साथ हम लोग लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। सो द एनर्जी विच इज नॉन कन्वेक्शनल, इट इज मोर एक्सपेंसिव, बट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या है कि इट इज अ क्लीनर, ठीक है, क्लीनर एनर्जी, क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इससे एनवायरमेंट पे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और वो जैसे कि और एटॉमिक एनर्जी भी है, एटॉमिक एनर्जी का भी एक एग्जांपल लिख लो, एटॉमिक एनर्जी ये भी क्लीन एनर्जी है, ठीक है। हालांकि उसका एक चैलेंज है कि वो उससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ लीकेज होने का, तो लीकेज के लिए तो हर किसी पे भी चैलेंज है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी इज ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो बिल्कुल जीरो एमिशन है उसमें, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। तो कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी, मोड ऑफ एनर्जी में यही डिफरेंस है कि जो ट्रेडिशनली हम यूज कर रहे हैं वो हमारा कन्वेक्शनल है, जो कि थोड़ा सा पोल्यूटिंग है, थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट उसका हाई है, उसका सेटअप कॉस्ट हाई है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे, पेट्रोलियम, विंड, ये सब वगैरह, सॉरी पेट्रोलियम, कोल एंड फ्यूल वुड्स, ठीक है। लेकिन हमारे नॉन कन्वेक्शनल क्या है, ये दीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो 2-3 प्रोबेबली, तो उतना काफी है जितना मैंने बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब मिनरल्स का इंपॉर्टेंस बताओ, तो मिनरल्स होते क्या है पहले ये बता दो, या फाउंड कहाँ होते हैं, फॉर्म्ड एंड फाउंड, ठीक है, रॉक्स में, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ओके, ये लिख दिया आपने स्टार्टिंग में कि मिनरल्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिकॉज देर आर डिफरेंट, नहीं बिकॉज नहीं, बिकॉज तो अपन नीचे लिखेंगे, फिर बस स्टार्टिंग में इतना लिख दो कि दे आर फाउंड एंड फॉर्म्ड इन बिटवीन रॉक्स, ठीक है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स हमारे पास है, एग्जाम्पल लिख सकते हो कुछ मिनरल्स का, ठीक है, और ऐसे स्टार्टिंग कर दी। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस
एंड ये विजिबल है ना क्लियरली, क्योंकि मैंने थोड़ा पतला किया है ना, ठीक है। सो अब इम्पोर्टेंस क्या है, वाई मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहला होगा कि मिनरल्स आर ऑल्सो द फीडर टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनरल्स क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल क्या है, फॉर एग्जांपल आयरन ओर, आयरन ओर प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, क्या, आयरन निकालो इसमें से फिर मुझे यूज करो, ठीक है। तो ये जो आयरन ओर है वो बोल रहा है कि मुझ में से स्मेल्टिंग करो आयरन की और निकालो और मुझे फिर यूज करो, राइट। सो दिस इज व्हाट द फीडर, द प्रोवाइडर। मिनरल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मिनरल्स, there are different minerals used for different industrial production, ठीक है। जैसे कोल हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आयरन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग of different materials like iron rods, ठीक है। इसको फर्दर कहाँ यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है, बिल्डिंग मशीनरी, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ठीक। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, मिनरल्स, हाउ मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिकॉज नाउ फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट मिनरल्स डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, एक फीडर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर यही मिनरल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेशन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। मिनरल्स एनर्जी जनरेशन में मदद कर रहे हैं। फिर मिनरल्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, हर इस आंसर में आपको बेसिकली क्या करना है कि हर इंडस्ट्रीज का एक टाइटल ले लेना है, ठीक है। कि इट कंट्रीब्यूट्स टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट कंट्रीब्यूट्स टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स टू फर्नीचर वाली इंडस्ट्री, ठीक है, जो फर्नीचर बनाती है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज और उस इंडस्ट्रीज का आपको इसमें लिखना है कि इस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट मिनरल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, ठीक है, लिथियम बैटरीज बनाने के लिए लिथियम यूज होता है, ठीक है। देन एनर्जी प्रोडक्शन में एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो यूरेनियम का
मिनरल का जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर ज्वेलरी वाले इंडस्ट्री में जाना है तो गोल्ड की जरूरत है, सिल्वर की जरूरत है, डायमंड्स की जरूरत है, ठीक है। सो यू विल राइट एवरी इंडस्ट्री एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट, ठीक है। तो अलग अलग मिनरल्स का नाम लिखो और वो किस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करता है वो लिख दो, ठीक है। सो बेसिकली आप यही इस आंसर में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। फिर हो गया एक कौन सी इंडस्ट्री लिख सकते हैं अपन, एनर्जी वाली इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। फिर और कौन सी थी, फर्नीचर, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सी हो सकती है, एनर्जी हो गई, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ हेडिंग्स आप लिख के उसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो कि हाउ ज्वेलरी वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, मिनरल्स लगभग हर एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हर जगह पे उसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। देन नेक्स्ट, व्हाई इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ यू विल राइट हाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। पहला लिखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती क्या है, क्या होती है, क्लोथ्स, फाइबर्स, मतलब फाइबर्स या फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो है, ठीक है। क्लोथ फाइबर्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो है उसको अपन बोलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर, मतलब एक्सपोर्टर इंपोर्ट्स में इसकी वैल्यू है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर है, ठीक है, बहुत सारे, इनफैक्ट मेनली वुमेन एम्प्लॉयर इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत, हर स्टेज पे, स्पिनिंग पे हो गया, वीविंग पे हो गया, गिनिंग पे हो गया, ठीक है, हर स्टेज पे वुमेन का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो ये थोड़ा जेंडर इक्वल या जेंडर न्यूट्रल कह सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्री है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये सोसाइटल लेवल पे क्या करती है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसलिए वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये लार्ज इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया से कॉटन और इन सब का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, जूट कॉटन का एक्सपोर्ट, ठीक है। तो कॉटन, जूट, ये दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, देन व्हाट वी कैन से, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब ये क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रही है और क्योंकि ये विद इन द इंडिया क्या कर रही है, बहुत सारे लेवल पे लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, वुमेन्स को एम्पावर कर रही है। सो इट इज अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है हमारे इंडस्ट्री का। अलोन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 4 to 5% स्टेक है पूरे वो जीडीपी में, ठीक है। सो इट इज ह्यूज नंबर, ठीक है। 4 to 5% को कम मत समझो, अगर पूरी इकोनॉमी 100% है तो उसमें 4 to 5% अगर टेक्सटाइल है और उसमें इतनी सारी खूबियां है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, देन उसके बाद वही फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा, फॉरेन लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज, ग्लोबल कंपटीशन यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है इंडिया के लिए, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन राइट फॉर कॉटन इंडस्ट्री और इसकी इंपॉर्टेंस टू इंडिया, मतलब कॉटन नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द इंडिया, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉइंट इसमें है नहीं और बहुत ज्यादा अपन को लिखना भी नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसमें, फॉरेन लेवल ग्लोबल लेवल पे हमारा पोजीशन बनाता है, ठीक है। देन एम्प्लॉयर, जेंडर न्यूट्रल एम्प्लॉयर,
यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल, जेंडर इक्वालिटी लगभग यहाँ पे दिखती है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन ज्यादा लेवल पे आती हैं। देन उसके बाद जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अच्छा खासा है, तो इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज इट। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसमें तो बहुत ही इजी है ये चीज, हमने हमेशा से पढ़ रखा है। ठीक है, लेबर जरूरी है, ठीक है, मार्केट जरूरी है, देन उसके बाद रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी जरूरी है, पावर सप्लाई जरूरी है ना, देन उसके बाद क्रेडिट की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ये थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से थोड़ा कम है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। ठीक है, सो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। द वेरी फर्स्ट इज लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितनी है, कितने ज्यादा उस आसपास में अर्बनाइजेशन है, सेमी अर्बनाइजेशन है, रूरल एरिया है, कि क्या ये हब के करीब है कहीं। ठीक है, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, मतलब जैसे ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वेट लूजिंग है अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन। ठीक है, आयरन और भर भर के लाते हैं, फिर उसको स्मेल्ट करते हैं, तब जाके कहीं अपन को इतना सा आयरन मिलता है। ठीक है, सो ये चीज क्या करना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, इसलिए यहाँ पे अगर आयरन ओर का वो है डिपॉजिट, तो यहीं कहीं इंडस्ट्रीज को लोकेट होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई हमेशा बना रहे। ठीक है, पावर सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पावर सप्लाई तो इनएविटेबल, मतलब क्या कह सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनवैल्यूएबल एकदम। ठीक है, देन उसके बाद क्योंकि भाई सारा काम तो मशीन ही करेगी ना, और मशीन के करने के लिए पावर सप्लाई की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो पावर सप्लाई का पूरा सोर्स है, पूरा पावर सप्लाई का सेटअप है, ऐसी जगह पे हमें लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, देन क्रेडिट कैपिटल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सिस्टम आसपास अपना बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट लास्ट में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग किसी भी कोने में हो दुनिया में, हमें प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी हैव टू टेक सच सामान इधर से उधर से इधर लेके जाना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड, एनएच, हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, लोकल रोड्स, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर लोकल रोड्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ मार्केट। अब मार्केट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अब मार्केट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मार्केट से इसकी जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो थोड़ी पास में होनी चाहिए, मतलब आसपास मार्केट होना चाहिए। ठीक है, अगर आसपास मार्केट नहीं होगा और इसका सामान इसको पहुंचाना है मार्केट में, और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो जिसका इंडिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया को पकड़ो, तो पूरे इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो आप, एक ऐसा सेटअप ला रहे हो जो जिसकी उतनी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो क्या वो प्रोडक्ट आपको मार्केट से प्रॉफिटेबिलिटी दे पाएगा? सर्टेनली नॉट, राइट। इसीलिए हमेशा वो प्रोडक्ट लाओ, वो सेटअप लाओ अगर आपके पास मार्केट है। ठीक है, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमेशा यही सोचते हैं कि क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है उस मार्केट की जहां पे हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, राइट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, आसपास के एरिया में आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग होने चाहिए, लोकेशन वही होगी। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे गुड्स हैं जो बहुत बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और जिसको हमको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ऐसी जगह पे अपना सेटअप करना पड़ेगा जो कि कोस्टल रीजन के पास में है।
अगर कोस्टल रीजन के हम पास में होंगे तो क्या होगा, हमारा जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा हम फटाफट उसको एक्सपोर्ट करते जाएंगे, कंटेनर शिप्स में भरेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, भरेंगे और फिर भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम कॉस्ट एनर्जी नहीं लेगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही है कि आसपास आपका मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाओगे, यहाँ से उसको बेच पाओगे। ठीक है, ओके। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स यू हैव टू राइट एंड एक्सप्लेन कर देना अपने उसमें, अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में करना, बट क्या है कि उसको थोड़ा एक्सपैंड करके, थोड़ा ब्रीफ करके फिर करना। ठीक है, सो ये पॉइंट्स याद रखना, लेबर की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मार्केट की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पावर सप्लाई होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी अवेलेबिलिटी अफेक्ट करती है, इसमें से एक भी की भी अवेलेबिलिटी कम होती है तो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, नेशनल हाईवेज, ठीक है, स्टेट हाईवेज, लोकल रोड्स, डिस्ट्रिक्ट्स रोड्स। ठीक है, ये जितने भी रोड्स है, ठीक है, ये रोड्स क्या शो कर रहे हैं, कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी शो कर रहे हैं, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे इंपॉर्टेंस में, कि कनेक्टिविटी। बिटवीन फार रीचेबल डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, गुजरात से लेके फिर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये इस तरह की अगर हम पूरे देश की नेशन वाइड, अगर नेशन वाइड हम पूरा अगर देख रहे हैं, नेशन वाइड कनेक्टिविटी देख रहे हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, तो वो क्या हो जाता है, नेशन वाइड कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, दैट मीन्स व्हाट, वी आर नेशनली इंटीग्रेटेड। अब नेशनली इंटीग्रेटेड से दूसरा पॉइंट याद आ रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन में और यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करता है रोडवेज। डिफरेंट स्टेट्स विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग जगह है जो कि बिल्कुल डिस्कवर्ड नहीं है, बहुत मतलब बहुत रूरल एरिया है, बहुत अर्बन एरिया है, लेकिन एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू रोड। इन फैक्ट रेलवेज couldn't connect this much, that has been established by roadways। ठीक है, तो from rural Karnataka one is connected to urban महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब आप कर्नाटका के रूरल एरिया से कनेक्टेड हो महाराष्ट्र के अर्बन एरिया में थ्रू रोडवेज। सो इट इज मतलब नेशनल इंटीग्रेशन का काम करता है रोडवेज। ठीक है, दूसरा, अब तीसरा क्या बोल सकते हैं, रोडवेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक तो सबसे ज्यादा ये बात है उसकी कि कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ द नेशन इट इज कनेक्टेड। ठीक है, तो इट कैन रीच, इट इज मोर गुड या प्रोमिनेंट फॉर शॉर्ट
डिस्टेंस, ठीक है, तो इट इज इकोनॉमिकल। अब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप प्लेन तो नहीं पकड़ोगे ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप कहां जाओगे, रोड से ही जाओगे, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड से जाओगे, तो इट इज इकोनॉमिकल, ठीक है। रेलवे भी एकदम डोर टू डोर प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन इट इज इकोनॉमिकल, प्रोवाइड्स डोर टू डोर फैसिलिटी, आप डोर से डोर जाओगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लॉट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जो भी चीजें हैं, इंसान हो या सामान हो, सब कुछ रोडवेज के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम रेलवेज के थ्रू उतना नहीं पहुंचा सकते। अब रेलवेज में भी अगर हमें पहुंचाना है तो हमें रोडवेज का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये रीजन है, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन किया, अब इस प्रोडक्शन को हमें स्टेशन तक पहुंचाना है, तो वील यूज रोडवेज ना, राइट। और इनफैक्ट कई बार हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट्स हैं जिसको ट्रक में भरा जाता है और पोर्ट सिटी तक पहुंचाया जाता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे लोकेटेड और कोस्टल एरिया यहाँ पे है, तो रोडवेज के थ्रू ट्रक्स में भर के इसको पोर्ट सिटी तक पहुंचाया जाता है। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज। सो इट इज ऑल्सो अ लाइफ लाइन, ठीक है। Roadways are the lifeline of India, as it provides life, it provides connectivity, it provides transportation, it provides economical services to Indians, ठीक है, जो कि far reachable unity in diversity, far reachable areas को connect करता है, ठीक है। So this is the importance of roadways, okay। Now एक importance ये भी है कि ये बहुत ही manageable है, ठीक है, मैनेजेबल है, फीजेबल है इकोनॉमिकली, ठीक है। अब इकोनॉमिकली फीजेबल कैसे है, वही बताया मैंने, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, मैनेजेबल है, कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में ये बन जाता है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता रोड को बनाने में, कंपैरिजन अगर करें हम रेलवे से और प्लेन से, एरोप्लेन से, एयरवेज से, ठीक है। सो इफ वी कंपेयर, we'll get that roadways are more good, ठीक है, they establish more concentrated networks of connectivity, ठीक है। So this is the importance of roadways. Now next, how do means of transport and communication contributes to national integration? अब भाई ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसे हमें कनेक्ट कर रहे हैं, how transportation is connecting us, ये लिखो, ठीक है। पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द वेरी सिग्निफिकेंट वेल नीटेड पार्ट ऑफ आर मॉडर्न डे वर्ल्ड प्रैक्टिसेस, राइट। आर नीड्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं आज के टाइम पे, ये लिखो स्टार्टिंग में, ठीक है। वेल नीटेड पार्ट्स ऑफ आर लाइफ एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, वेल नीटेड पार्ट्स एंड आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब इंटरकनेक्टेड और वेलिडेटेड कैसे हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि कनेक्ट करता है फिजिकली, ठीक है। हाउ, अ प्रोड्यूसर इन असम, ठीक है, can sell his her goods to person sitting in मुंबई, ठीक है। तो ये क्या है, कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी दिया, कैसे, ट्रांसपोर्ट से। मैं मेरा गुड, आप मेरा गुड खरीद रहे हो, मैं असम में प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं मुंबई में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यही कम्युनिकेशन क्या है, वो मीडियम, ठीक है, वो मीडियम जिससे ये जो प्रोसेस है वो क्या हो पाई, पॉसिबल हो पाई, ठीक है। तो अ पर्सन सिटिंग इन असम, अ पर्सन सिटिंग इन मुंबई ऑर्डर्स व्हाट, गुड ऑनलाइन, ठीक है।
that is transported then, ठीक है, to the person sitting in Mumbai, ठीक है। तो मीडियम है कम्युनिकेशन, ऑनलाइन, इंटरनेट, ठीक है, टेक्नोलॉजीज has led to the contribution has led to the national integration, क्योंकि फार ईस्ट रीजन है, ये फार ईस्ट रीजन है, ठीक है, फार ईस्ट रीजन है दैट इज कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन टू द फार वेस्ट रीजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज बतानी है कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउ कम्युनिकेशन आर well knitted and how they are responsible for the national integration, ठीक है। a person who is in Arunachal Pradesh can learn about news happening in what is happening in Kerala, ठीक है, what is happening in Jammu and Kashmir, right? We can talk, we can have conferences, ठीक है, conferences through internet, we can through conferences through webinars, ठीक है। Person from every corner of the nation, they are interconnected through communication, and the producers, the selling and buying, everything is connected through transportation. You have to write these points, ठीक है। तो ये मतलब इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, कुछ थोड़ा सा ही है। ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर दो, कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दो, ये बहुत ज्यादा इमर्सिव आंसर हो जाएगा सामने वाले को, आप ऐसे समझा रहे हो पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट importance meaning of transportation and communication, ठीक है। नाउ तो यहां तक के अभी सेगमेंट में हम लोग ने कंप्लीट किया ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आई होप अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट थीम्स आप आइडेंटिफाई करने में एबल रहे हो, ठीक है। सो नाउ इन नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे और डेप्थ में पढ़ना हो और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें।